प्रीवियस लेक्चर में आप डिस्कस कर चुके हैं किसी भी डाइपोल की एक्सिस पर यानी कि किसी द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कैसे करी जाती है। यहां हम डिस्कस करने वाले हैं उसी डाइपोल के लिए द्विध्रुव के लिए निरक्षीय रेखा पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में डाइपोल है AB, इसके सिरे A पर हम रख देते हैं पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू चार्ज रख देते हैं इस तरफ, और इस सिरे पर हम रख देते हैं प्लस क्यू चार्ज। दिस इज नेगेटिव क्यू एंड हियर पॉजिटिव क्यू चार्ज। दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल d है। वो द्विध्रुव का केंद्र है, इसलिए पहले चार्ज की इससे दूरी d/2 होगी और दूसरे चार्ज की भी d/2 होगी। बात करें निरक्ष की, तो जो द्विध्रुव का सेंटर है, जो द्विध्रुव का केंद्र है, उस केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है परपेंडिकुलर, जो कि डाइपोल के परपेंडिकुलर है। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर उसके सेंटर से जो गुजरने वाली लाइन होती है उसे हम कहते हैं द्विध्रुव की निरक्ष यानी कि इक्वेटोरियल लाइन। तो यहां पर आप ये जो लाइन देख सकते हैं ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है। तो निरक्ष पर हम इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर चलते हैं। इसके केंद्र से जब हम स्मॉल r दूरी पर चलेंगे तो यहां हमारे पास में एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P। तो डाइपोल की यानी कि द्विध्रुव की के केंद्र से उसके निरक्ष पर कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P हमने लिया है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र देखना है, किसके लिए, पूरे डाइपोल के लिए। तरीका बिल्कुल वही रहता है जैसा हमने अक्ष में पढ़ा था। अक्ष में हमने क्या किया था, दोनों जो चार्ज थे नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, उन दोनों के लिए पहले हमने इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले थे। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में हमने उनका वेक्टर एडिशन किया था। यहां पर भी आपको दोनों आवेश, दोनों चार्जेस के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालने होंगे और उनका वेक्टर एडिशन करना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि माइनस क्यू से पॉइंट P कितना दूर है और प्लस क्यू से पॉइंट P कितना दूर है। तो इन दोनों की डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल इक्वल होगी, क्योंकि ये इसके सेंटर से लिया गया है। तो यहां से नेगेटिव क्यू की जो पॉइंट P से दूरी है ये है आपके सामने AP, एंड जो पॉजिटिव क्यू की है वो हो जाएगी हमारे पास में BP। और ये दोनों एंगल इक्वल है, थीटा एंड थीटा। तो अब आप ये दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम पॉइंट P। तो माइनस क्यू की जो दूरी है वो आप पाइथागोरस फॉर्मूले से निकालेंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होती है, AP स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस बेस। तो ये हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। या आप लिख सकते हैं AP बराबर में रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। इसे आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। तो यहां आपने AP निकाल लिया। सिमिलरली इसी प्रकार यही वैल्यू BP के लिए भी आ जाएगी, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। BP स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो यही आएगा बिल्कुल, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 एंड जो BP आएगा वो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 की पावर हाफ। यानी कि दोनों की डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, और दोनों चार्ज भी इक्वल है। डाइपोल है, इधर Q है इधर भी Q है। तो इसका मतलब दोनों के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होंगे, यानी जितना विद्युत क्षेत्र ये वाला आवेश उत्पन्न करेगा उतना ही विद्युत क्षेत्र ये वाला आवेश भी उत्पन्न करेगा।
माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र बनेगा E1 बराबर E2। इसका E1 इसका E2 फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम इंडिविजुअल चार्ज के लिए KQ अपॉन में R स्क्वायर। सो K आवेश दोनों ही Q है, मैंने आपको बताया था। नेगेटिव में भी आपको मैग्नीट्यूड लिखना है, ऋणावेश के लिए भी आपको क्या लिखना है, उसका खाली परिमाण लिखना है, क्योंकि नेगेटिव का यूज हम डायरेक्शन में करेंगे। तो KQ अपॉन में R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चार्ज की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये चार्ज है, इसकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, AP का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। इसका दोबारा से आपको अब होल स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी किसकी है, AP स्क्वायर की। सो E1 बराबर में E2 बराबर में KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4। ओके, अब आप यहां पर इनकी डायरेक्शन की बात करें। मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऋणावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र है, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से चार्ज की तरफ, जिस तरफ आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश रखा हुआ है, सॉरी ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और आवेश का ये रहा, तो इसकी तरफ चलना है आपको बिल्कुल इस तरीके से। सो दिस इज E1 वेक्टर। ओके, सिमिलरली पॉजिटिव के लिए जो चार्ज है उससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, ये चार्ज है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, उस तरफ हो जाएगा। ये हो जाएगा E2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 ये दोनों एक दिशा में नहीं है, तो आप इनको जोड़ नहीं सकते। E1 और E2 दोनों अपोजिट नहीं है, इसलिए आप इनको माइनस भी नहीं कर सकते। वेक्टर है तो वेक्टर को जोड़ते समय आपको दिशाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर एक दिशा में होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट जोड़ दें, अपोजिट है तो उनको माइनस कर दें। ये दोनों ही नहीं है, तो इनका सोल्यूशन किस तरीके से होगा, कंपोनेंट्स लेकर के होगा, घटक लेकर के होगा। आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पर कंपोनेंट में कैसे इसको आप भी एसोसिएट करते हैं, घटक कैसे लेते हैं। आपका जो वेन डायग्राम है उसमें आपने देखा अभी ये E2 है, और ये E1, E2 और ये हो गया E1। तो जब आप इनके कंपोनेंट्स लेते हैं, ये E2, ये इसका वेक्टर है E2, इसका जब आप घटक लेंगे ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि क्षैतिज घटक, एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। यहां आपका डाइपोल है, ये इस तरीके से कुछ आपका डाइपोल था, माइनस क्यू था यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू। ये आपने थीटा लिया है और यहां पर भी आपने क्या लिया है, थीटा। तो इस थीटा के हिसाब से यहां पे ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इसी तरीके से अगर आप इसके कंपोनेंट्स लेते हैं E1 के, तो E1 कहां है, इस तरफ, इसका एक कंपोनेंट तो इधर ही आएगा, इसी तरफ आएगा, और दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा नीचे की तरफ। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट ये हो गए। यहां आप देखो Z बन रहा है, ये थीटा है, सो ये भी थीटा होगा।
तो देखो E2 के दो घटक हो गए आपके पास में, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। E1 के दो कंपोनेंट हो गए, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। E2 देखें आप किसके साथ एंगल बना रहा है, आपको पता होगा जिसके साथ में जो सदिश है वो एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उस तरफ आप कॉस लेते हैं और दूसरी साइड आप देते हैं साइन। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तो कोण नहीं बन रहा, एंगल नहीं बन रहा, तो ये हो गया आपका E2 साइन थीटा। ओके, और इस तरफ एंगल बन रहा है E2 का इसके साथ में, तो ये हो गया आपका E2 कॉस थीटा। सिमिलरली अगर आप देखें E1 के लिए, तो E1 के लिए एक एंगल, एक घटक ये हो गया, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, तो ये हो गया आपका E1 साइन थीटा। एंड इसी साइड क्या हो गया आपका E1 कॉस थीटा। तो E1 कॉस थीटा एंड E2 कॉस थीटा दोनों कहां हो गए, एक ही साइड में हो गए। एंड E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या हो गए, अपोजिट हो गए। अभी आपने देखा कि किस तरीके से E1 और E2 के घटक लिए जाते हैं। डायग्राम पर आप देख सकते हैं, आपने नोट किया था कि जो E1 और E2 है हमारे जो मेन वेक्टर हैं, उनके ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा प्राप्त होते हैं, और क्षैतिज घटक जो प्राप्त होते हैं वो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा प्राप्त होते हैं। अच्छा, E1 और E2 की वैल्यू अभी आप निकाल ही चुके हैं। E1 और E2 जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो अभी आपने लिखा था कि Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 ये निकाला था। अब जब हमने E1 और E2 के घटक ले लिए हैं, उनके कंपोनेंट्स ले लिए हैं, तो अब हम उनके कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे। देखिए E1 और E2 बिल्कुल बराबर है, दैट मीन्स कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी बराबर होंगे। जब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर होंगे तो ये इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो चार में से जो दो कंपोनेंट्स है, जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक है, उनको हमने जीरो कर दिया। एंड द रिमेनिंग टू कंपोनेंट्स वी हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा। ये जो क्षैतिज घटक है इनकी डायरेक्शन सेम है, ये बराबर है बिल्कुल, ये भी E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट दे आर इन सेम इन डायरेक्शन आल्सो। सो E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा आर सेम इन डायरेक्शन। व्हेन टू वेक्टर्स आर सेम इन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो आप उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, the resultant electric field at point P, so that will be E is equals to E1 cos theta plus E2 cos theta. Cos theta is common, so we can write E1 plus E2 cos theta. Okay, value of E1 is what, KQ upon R square plus D square by 4. Similarly, value of E2 KQ upon R square plus D square by 4. So KQ plus KQ become 2KQ. So here we can write 2KQ upon R square plus D square by 4 and cos theta. Okay. अब हमें वैल्यू लिखनी है cos theta की। तो यहां पर आपके पास में दो राइट ट्राइंगल्स हैं, AOP एंड BOP। आप किसी में से भी cos theta की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये A, O और ये P, ये जो आप वैल्यू, मैं यहां पर एक ट्राइंगल दोबारा से बना देता हूं। ये A है, यहां पे ये O है और ये P है। ओके, ये है आपके पास में R, ये D/2 है और ये AP है। ओके, ये एंगल है आपका थीटा। सो फ्रॉम दिस ट्राइंगल cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण लिखते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हैं आप। So base of this triangle is what, D/2 and hypotenuse is AP. This is the value of AP square and this is AP. What is the value of AP? R square plus D square by 4, इसकी पावर हो जाएगी हाफ। तो यहां आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल्स टू 2KQ अपॉन R square plus D square by 4 एंड cos थीटा क्या है, D/2।
अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर हो जाएगी 1/2. 2 and 2 will cancel each other. Okay, so K Q into D we all know. Q into D क्या होता है? डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण. इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 और इनकी पावर हो जाएगी 3/2. क्योंकि ये इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, इसकी 1/2 मान लेंगे, मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जाएगी. सो KP अपॉन में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 3/2. ओके, फिर जैसा कि हमने एक्सीएल वाले में किया था कि जो आर स्क्वायर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन डी स्क्वायर बाय 4 है ना. आर स्क्वायर जो है वो डी स्क्वायर बाय 4 से बड़ा है, बहुत बड़ा है. सो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू व्हाट? आर स्क्वायर. ओके, यहां लिखे इसकी वैल्यू P इज इक्वल्स टू KP अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर ये हट गया, इसकी पावर हो गई 3/2. अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पावर की तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू KP अपॉन में आर क्यूब. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. द्विध्रुव की निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र है वो हो जाएगा E बराबर में KP अपॉन में आर क्यूब. अब आप इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करेंगे देखते हैं. आइए देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म. P वेक्टर इज इक्वल टू KP अपॉन आर क्यूब. दिशा की बात करते हैं हम. आपने देखा है कि जो पॉइंट P पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था उसके 4 कंपोनेंट आपने लिए, 2 वर्टिकल और 2 हॉरिजॉन्टल. टोटल 4 घटक थे हमारे पास में, उसमें से 2 कैंसिल हो गए. तो जो हमारे पास में ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आया है वो किसकी वजह से आया है? वो इन 2 कंपोनेंट्स की वजह से आया है. E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा की वजह से आया है. इन दोनों को जोड़ने पर आया है. सो E1 cos थीटा किधर है? इस तरफ है. E2 cos थीटा किधर है? इस तरफ है. तो जो दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इसी तरफ आएगा. जब दोनों अपोजिट होते हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तब हम रिजल्टेंट डायरेक्शन वो लेते हैं कि दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा है. लेकिन यहां तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है. तो रिजल्टेंट भी कहां आएगा? इसी तरफ आएगा. तो जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो इस तरफ आएगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा. अब हम बात कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो किस तरफ है. तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की बात करें तो आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो कहां होती है? फ्रॉम नेगेटिव क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज. ऋणावेश से धनावेश की तरफ होती है. वेयर इज नेगेटिव? दिस इज नेगेटिव. वेयर इज पॉजिटिव? हियर वी हैव पॉजिटिव. तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहां होगी? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके से. ओके, तो यहां पर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रहा है? इस तरफ आ रहा है. डाइपोल मोमेंट कहां आ रहा है? इस तरफ आ रहा है. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों कहां है? एक दूसरे के अपोजिट है. अपोजिट वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं? नेगेटिव लगा करके शो करते हैं. तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस पी कैप. ओके, सो माइनस पी कैप यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पी कैप के अपोजिट है, विपरीत है. जैसे एक्सियल लाइन में क्या था? जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही था, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही था. तो हमने यहाँ पर पी कैप लिखा था. लेकिन यहाँ पर अपोजिट होने की वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेगेटिव पी कैप. सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल. ये सदिश रूप हो गया आपके जो विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर. ओके, थैंक यू फॉर योर रिएक्शंस, फॉर योर कमेंट्स.